हेलो गाइस, राइट वे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, ठीक है, किन किन चीज़ों का सहयोग संविधान के निर्माण में है और कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। जो किसने लिखा था? रज़ाइद्दीन ने लिखा था। किन्होंने लिखा था संविधान? भारत का सारा संविधान रज़ाइद्दीन ने लिखा था भाई। ये बात क्लियर होगी। चलो, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ। सब के सब पॉइंट्स पेपर में आने वाले हैं, ठीक है ना। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। समझ गए बात को। अब बात आई फिर पहला सत्र। जब संविधान बना तो पहला सत्र भी चलना जरूरी था। तो पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में चला था, जो संविधान सभा का बना था। इसमें 211 मेंबर प्रेजेंट थे। कुल कितने मेंबर थे? प्रश्न क्या आएगा, संविधान सभा के पहले सत्र में कुल कितने मेंबर उपस्थित थे? तो कुल कितने मेंबर उपस्थित थे? 211 मेंबर उपस्थित थे संविधान सभा के पहले सत्र में। 208 इनमें से 208 तो निर्वाचित थे। निर्वाचित मतलब इलेक्शन से। और 3 कैंडिडेट जो थे वे नॉमिनेटेड थे, अर्थात चुने हुए थे। इसमें एक और बात ध्यान देंगे, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों की उपस्थिति नहीं थी। मुस्लिम लीग से कोई भी मेंबर नहीं आया था। कहीं से? मुस्लिम लीग से कोई भी मेंबर नहीं आया था। कहीं में नहीं आया था भाई साहब? संविधान सभा के पहले सत्र में। समझ गए? मुस्लिम लीग की कोई उपस्थिति नहीं थी। तो बहुत सबके सब बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। चलो अगला पॉइंट, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अब भाई साहब जो है ना, चुना गया, वो क्यों चुना गया? जैसे ही मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही संविधान लिखा गया, सब काम हो गया, तो भाई साहब हमने पहला सत्र की बात भी कर ली। पहला सत्र होने के बाद अब एक मेंबर जो इसका हेड बनाया जा, वो किसे बनाया जा? मसला ये फंसा, ठीक है ना। चीज़ों को एज स्टोरी लेकर चलेंगे ताकि बेहतर समझ में आवे। अब संविधान सभा का पहला सत्र चालू हो गया, लेकिन भाई साहब उसमें कोई हेड नहीं था। जैसा आपने देखा होगा स्कूल में प्रिंसिपल हेड, क्रिकेट में टीम का जो हेड हुआ है, क्या बोल रहे हैं उसे? क्रिकेट जो भी बोलते होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हर एक चीज़ का हेड हुए, ठीक है। ऐसे ही वहाँ भी हेड चुना गया। अब मसला ये फंसा कि हेड चुना किसे जा? हेड चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। किस चुना गया भाई? सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों? क्योंकि ये एज में बड़े थे। क्या थे? एज में बड़े थे। हमारे यहाँ हमारा कल्चर जो है वो बड़े बूढ़ों को सम्मान देने वाला, कह लेगा भाई ये बड़े हैं, इन्हें ही बनाया जा। सहमत हो? तो इसलिए इन्हें अस्थाई, ध्यान दियो सब बात पे, अस्थाई अध्यक्ष थे भाई। ये अस्थाई अध्यक्ष थे। समझ गए ना मेरी बात पे? अस्थाई अध्यक्ष थे। क्लियर? चलो अब अगली बात पे हम आगे भाई। अगला पॉइंट देखो क्या है। 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुना गया सीक्रेट वोटिंग के द्वारा, ठीक है ना। अब की बार ये स्थायी। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न आएगा संविधान सभा के पहला स्थायी अध्यक्ष। अगर स्थायी तो कह रहा तो कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कह रहा तो कौन है? अस्थायी कह रहा तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। समझ गए बात को? सहमत हो? एक और बात, स्पीकर को भी इसी प्रकार से चुना जाता है, सीक्रेट वोटिंग के द्वारा। समझ गए ना? स्पीकर को भी सीक्रेट वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। ये बात ध्यान रखिए, पॉइंट यहाँ है थोड़ा सा, ठीक है। स्पीकर को सीक्रेट वोटिंग के द्वारा। स्पीकर शपथ नहीं लेता, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? स्पीकर शपथ नहीं लेता क्योंकि उसे चुना जाता है सीक्रेट वोटिंग के द्वारा। किसे चुना जा? स्पीकर को। कैसे? वोटिंग से, और वो भी सीक्रेट वोटिंग से। क्लियर? चलो प्रोटम, अब बात सुनो। एक तो हो स्पीकर, एक हो प्रोटम स्पीकर। एक तो क्या हो? स्पीकर, दूसरा क्या हो? प्रोटम स्पीकर। तो बात यह है कि पहले इन दोनों को समझ लेंगे, ये दोनों चीज़ है क्या। प्रोटम स्पीकर क्या हो?
स्पीकर क्या हो। स्पीकर की गैर मौजूदगी में प्रोटम स्पीकर काम करेगा, ठीक है ना। देखो बात को बताऊँ, सब पॉइंट्स पढ़ो फिर क्लियर हो जाएंगे सब कुछ। प्रोटम स्पीकर का कार्य है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। प्रोटम स्पीकर का कार्य क्या है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। सहमत हो गई बात, जो प्रोटम है। पहली लोकसभा में जो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा वही प्रोटम स्पीकर है। अर्थात समझो बात को, जो पहली लोकसभा में, क्योंकि पहली लोकसभा में हमारे पास स्पीकर नहीं होता, पहली लोकसभा में हमारे पास स्पीकर नहीं होता, तो कौन काम करेगा, प्रोटम काम करेगा। समझ गए ना भाई, कौन काम करेगा, प्रोटम काम करेगा। क्योंकि हमारे पास कौन काम करेगा, प्रोटम काम करेगा लगभग 2 या 3 दिन के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास दरअसल स्पीकर नहीं है। तो स्पीकर नहीं तो प्रोटम स्पीकर काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, 2 या 3 दिन के बाद स्पीकर चुना जाएगा। समझ गए, 2-3 दिन के बाद फिर स्पीकर को चुन लिया जाएगा, फिर प्रोटम का काम खत्म, फिर प्रोटम का कार्य खत्म। सहमत हो गए ना बात से। चलो अब अगली बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम 90 मिनट बोला। कितने मिनट बोला, आपने देखा होगा आज भी जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, तो उन्हें 90 मिनट बोलना पड़ता है, उन्हें 90 मिनट बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़े 90 मिनट, क्योंकि पहले से ही प्रथा चली आई, ये प्रथा पहले से ही चली आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 90 मिनट का भाषण दिया था संविधान में, संसद में। समझ गए ना, तो 90 मिनट इसलिए बोलना पड़े भाई। क्लियर होगी सब बात। चलो नेक्स्ट बात, पहली लोकसभा में जो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा वही प्रोटम स्पीकर है। वो बात मैंने बता दी, ठीक है। 2-3 दिन के लिए नियुक्त किया जा, ठीक है। संविधान सभा, ये पहले सब कुछ होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम 90 मिनट बोला था, ठीक है। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संविधान के सलाहकार BN राव। सब पेपर में आए हुए भाई साहब, A to Z, एक भी पॉइंट अगर आपने छोड़ दिया ना तो पेपर आप मिस कर दोगे। ध्यान रखिए, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। संविधान सभा के सलाहकार BN राव, सलाहकार थे BN राव, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। संविधान बहुत बार पेपर में आया, जिन बच्चों ने पहले पेपर दिए उन्हें पता भी है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव, ठीक है। उसके बाद उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। इस पॉइंट का ना भाई बहुत कम बच्चों को पता है, बहुत कम ना के बराबर बच्चों को पता है, ठीक है ना। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से। चलो अब अगली बात, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। चलो पहले उद्देश्य प्रस्ताव है भाई, इसे थोड़ा ध्यान देंगे। ये पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था संविधान का, इसका कैसे कैसे निर्माण हुआ। 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य रखा गया। क्या उद्देश्य रखा गया, संविधान के विषय में। तो इसकी जो सलाहकारी, इसका जो प्रस्ताव रखा सबसे पहले, ठीक है, वो किन्होंने रखा, PT नेहरू ने रखा। किन्होंने रखा, PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा, ठीक है। उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य बिल्कुल, अब भाई साहब हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना, हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो कुछ तो उद्देश्य हो, समझे ना। उद्देश्य थे हम भारत के लोग, ठीक है ना, हम भारत के लोग भारत को समाजवाद, संप्रभुत्व, निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र बनाने का वचन लेते हैं, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को समाजवाद, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र बनाने का वचन लेते हैं। एक बात बाबू ध्यान से देंगे, जो समाजवाद है ना ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है ना। समाजवाद शब्द जब संविधान का निर्माण हुआ नहीं था, बाद में जोड़ा गया। सहमत हो गए मेरी बात से। चलो, न्याय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और स्वतंत्रता के आधार पर विचार, आस्था, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति, समानता, अवसर व सभी लोगों में बढ़ाना, ठीक है ना, अवसर सभी लोगों में बढ़ाना। तो उद्देश्य क्या था कि भाई जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब ना रहे, जो साहूकार है वो साहूकार ना रहे। इस करके बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये गरीब गरीब ना रहे, साहूकार साहूकार ना रहे। इस पर बात भी है बहुत सारे, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा, इसकी क्लास अलग से होगी। चलो,
सर अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न भाई, यहाँ से प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, पहला पॉइंट, प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, ध्यान दो, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, यूएसए, अमेरिका से, बिल्कुल। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, अगर मैं भाषा की बात करूँ प्रस्तावना की, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से भाई, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना से कहते हैं, उसे प्रीम्बल कहा जा, प्रीम्बल शब्द में अभी आपको आगे जो प्रस्तावना को मैं बोलूँगा प्रीम्बल ही बोलूँगा, तो आप समझ लेना कि प्रस्तावना की बात कर रहे हैं सर, क्लियर होगी बात। फिर बात आई संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क, संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क प्रस्तावना है। प्रश्न क्या आएगा, संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क कौन है, प्रश्न क्या आएगा, संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क कौन है, तो संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क कौन है, प्रियम्बल है। संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क कौन है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल कौन है भाई, प्रस्तावना है, ठीक है। इसमें ना एक विशेष केस है एसआर बोमाई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। चलो सर ये केस क्या है आप कोई नहीं, मैं आपको बच्चों बताऊंगा इस केस के बारे में भी, लेकिन इस केस के बारे में ना आपको स्पेशल क्लासेस लेंगे तो केसेस के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको हल्का सा बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ सर ये था क्या इसमें। जो एसआर बोमाई जी थे ये रजवाड़े से थे भाई, इनका बहुत बड़ा रजवाड़ा था, मतलब इनके अंतर्गत 800 हज़ार 1100 एकड़ ज़मीन के आसपास ज़मीन थी इनकी, स्टेट ऑफ राजस्थान, इन राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने कहा कि छः एकड़ सभी को ज़मीन दो, ठीक है। ऑल इंडिया हुआ था, जो केशवानंद भारती केस है उस पर केस की मोड़ लगी थी कि नहीं हम ऐसे किसी का अधिकार किसी का पैसा नहीं छीन सकते, ठीक है ना। तो पूरे केसेस पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, बस आप क्लास लेते जाओ। चलो अब भाई साहब अगर कोई हमसे ही पूछे कि सर प्रस्तावना है क्या, जब संविधान का निर्माण हुआ तो प्रस्तावना है क्या, भाई वो भारत का पहचान पत्र है, भारत का नहीं, वो हमारा पहचान पत्र है, नहीं भाई हमारा नहीं, वो भारत का ही पहचान पत्र है, बिल्कुल, ठीक है ना। हमारा पहचान पत्र क्या होगा, डोमिसाइल मूल्य, अच्छा एक और बात, हमारा मूल निवास होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रस्तावना क्या है, वो भारत का परिचय पत्र है, क्या है, भारत का परिचय पत्र है, समझ गए, भारत का परिचय पत्र है। हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए हैं, हम भारत के लोग प्रस्तावना से लिया गया है, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना। हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए, प्रस्तावना से लिया गया है, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, यूएसए से। हम भारत के लोग किस कंट्री से लिए गए, तो यूएसए से लिए गए, समझ गए ना बात को। चलो अब अगली बात, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, प्रश्न आता है झंडा समिति का अध्यक्षता किसने की थी, उसके बाद वही बात आ गई झंडा समिति की, ठीक है ना। ये सब संविधान का जब निर्माण हुआ उसी के अंतर्गत बात थी, मैं कोई अपने शब्द नहीं बता रहा आपको ये, ठीक है ना। तो भाई झंडा समिति का अध्यक्ष, झंडा समिति बनाई गई है कि भाई हाँ हमें अपने देश के लिए कुछ करना है तो एक झंडा भी चाहिए, क्योंकि और देशों के पास भी झंडे थे, तो उसके अध्यक्षता जो दी गई वो JB कृपलानी जी को दी गई। फिर एक शब्द आ गया तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बाबू ये तथार्थ क्या है, हे बालक ये तथार्थ क्या है, ये तथार्थ है टेम्परेरी, ठीक है ना। टेम्परेरी झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। और ध्यान रखना ये आज़ादी के बाद की बात थी, जो 15 दिन के लिए बने थे। देश का सबसे पहला झंडा रावी नदी पर फहराया गया था, ठीक है ना। किसने फहराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 में फहराया था। 31 दिसंबर 1929 में किन्होंने फहराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था, और बोला था, क्या बोला था, पूर्ण स्वराज्य। तो हुआ क्या था, इसको भी मैं स्टोरी एज ए स्टोरी बता दूंगा आपको। एक इंग्लैंड वुमेन थी, जब इन्होंने ये झंडा फहरा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप पागल तो नहीं होंगे, क्या कर रहे हो, इन्होंने कहा पूर्ण स्वराज्य, ठीक है ना, पूरा स्वराज्य। तो 26 जनवरी 1929 में कही थी ये बात, ठीक है, ध्यान देना। 26 जनवरी 1930 में, सॉरी 29 में तो झंडा फहराया गया था, उसके बाद की बात है, जहाँ झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट की ही बात है, ये रावी के तट की ही बात है, कहीं के रावी नदी के तट की ही बात है जो मैंने आपको बताई है,
ठीक है। पहले झंडे में चक्र की जगह चरखा था, जो पहला झंडा था। जैसे अब क्या है, तीलिया है 24, पहले ये नहीं थी, पहले चरखा था। चरखा मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है ना। क्या क्या सोच रहे हो कि बना के दिखाऊँ चरखा। चलो अच्छा, एक पर्सन भाई यहाँ से भी ये सब पर्सन बाबू UP SSC UPSI वगैरह वगैरह सब बनाए हुए हैं, ठीक है। CDS। झंडे का डिज़ाइन किसने किया? बंगाली वैकेयन ने तैयार किया 1915 में और 1921 में से रिलीज़ किया। झंडा 1915 में तैयार हुआ। अगर तैयार होने की बात आवे और लॉन्च या रिलीज़ की बात आवे, रिलीज़ जो हुआ था वो 1921 में हुआ था भाई, ठीक है ना। कितने में था? 1921 में लॉन्च हुआ था झंडा, ठीक है बात। चलो अब सवाल है झंडा कब पारित हुआ। अब सवाल है झंडा कब पारित हुआ, राष्ट्रीय झंडा कब पारित हुआ। राष्ट्रीय झंडा पारित हुआ भाई साहब 22 जुलाई 1947 में। झंडा कब पारित हुआ? 22 जुलाई 1947 में। झंडा जो पारित हुआ वो 22 जुलाई 1947 में याद हुआ। अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुन लोगे ना भाई, एक चीज़ नहीं छूटने वाली है, सब आपके दिमाग में फिट आ जाएगी, ठीक है ना। अब बात है कि सर इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। ध्यान दो, लंबाई और चौड़ाई। प्रश्न आया कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। 2016 CDS में प्रश्न आया कि झंडे की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है। अब की बार लंबाई चौड़ाई का नहीं पूछा, चौड़ाई लंबाई का। तो चौड़ाई लंबाई का क्या हो गया? 2-3 हो गया। तो ध्यान देना, लंबा चौड़ाई का 3-2 और चौड़ाई लंबाई का 2-3। चक्र में 24 तीलियां हैं, जो मैंने आपको बताया कि झंडे के बीच में, हमारे झंडे के बीच में एक चक्र है, उसमें तीलियां हैं। इसे गिनियो मत भाई कितनी है, ठीक है ना, मैंने वैसे ही बना दी 24 तीलियां। हालांकि मैंने इसमें 24 नहीं बनाई, कभी आप सोचो 24 बना की होगी, ठीक है ना। और भाई एक प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है बालकों, वो ध्यान दो क्या है। चक्र जो है, चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? जो चक्र आपका ये बनाया झंडे के बीच में, ये किस चीज़ का प्रतीक है? अलग अलग बात का प्रतीक है, ठीक है ना। अगर SSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये प्रतीक है विश्वास का। कहाँ का भाई? विश्वास का। अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये प्रतीक है कहाँ का? विश्वास का। कौन? अरे झंडे के बीच में जो चक्र है। और अगर आप UP का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, UP PCS वगैरह वगैरह, UPSI, तो फिर चक्र जो प्रतीक है वो प्रतीक है त्याग का। ध्यान रखिए मेरी बात को, ये मिस ना कर दिए भाई, ठीक है ना। अब बाल को मेरा काम आपको बताना था, दोनों तरह से अलग अलग इसका आंसर आया है। SSC वालों ने इसका आंसर विश्वास का दिया है और UP वालों ने इसका आंसर त्याग कर दिया। UP PCS वगैरह सब में इसका त्याग का ही है, ठीक है ना। और जो चरखा था हमारा, चरखा वो किसका प्रतीक था? चरखा प्रतीक था आत्मशक्ति का। काहे का? आत्मशक्ति का। जो चरखा था हमारा वो काहे का प्रतीक था भाई? आत्मशक्ति का। चलो अब अगली बात, यहाँ से सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय झंडा कब पारित हुआ? अभी मैंने बताया था 22 जुलाई 1947 में पारित हुआ। झंडे की लंबाई चौड़ाई 3:2, चक्र में तीलियाँ 24, ये सब मैंने आपको भी बता दी, ठीक है ना। अब ये इम्पोर्टेंट केस आ गया, केस नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट। पहले तो इसमें जजमेंट लिखा है, पहला आप इसका वो सुनो, तथ्य क्या था, केस कैसे बना, तथ्य फैक्ट्स, ठीक है ना। फैक्ट्स क्या थे इसमें? भाई साहब नवीन जिंदल साहब अमेरिका से अपने घर आ रहे थे भारत, तो जैसे ही एयरपोर्ट पर आए, साहब ने अपनी गाड़ी पे झंडा लगा लिया, ठीक है ना। साहब ने अपनी गाड़ी पे झंडा लगा लिया, तो इन्हें पुलिस वालों ने हाथ दिया, भाई साहब रोको, कहाँ जा रहे हो, रोको। क्यों सर? आपने जुर्म किया है। क्या जुर्म किया है? आपने अपनी गाड़ी पर झंडा लगाया है, आपको झंडा फहराने की अनुमति नहीं है। ध्यान दे रहे हो प्यारे बाल को, आपको झंडा फहराने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा मैं भारत का रहने वाला अर्थात भारत का नागरिक, तो मुझे झंडा फहराने का अधिकार क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा भाई साहब केस बना है, हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप पे केस चलेगा। तो तब पहली बार इस चीज़ पे केस चला गया, इस चीज़ पे केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में ही केस डाला गया। जानते हो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की बात है,
और दिल्ली के जो भी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, प्राथमिकता ही। वहाँ हाई कोर्ट नहीं होती, समझ गए। तो चलो, अब 1996 सबसे पहला प्राइवेट व्यक्ति झंडा नहीं फहरा सकते, ये बात पता चली थी क्योंकि जब पहला केस हुआ था। झंडा 19(1)(a) भाषण अभिव्यक्ति का प्रतीक है, ठीक है। झंडे के लिए फिर 2002 में दिशा निर्देश दिए गए कि ठीक है साहब, आप झंडा फहरा लो, आप भारत के रहने वाले हो, आपको जो मन है वो कर लो, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें, आप झंडा ऐसे ही नहीं फहरा सकते। और कैसे नहीं फहरा सकते सर? झंडा फहराने के लिए आपको, जहाँ भी आपको झंडा फहराना है वो सबसे अधिक ऊंचाई पे हो, तो मतलब यहाँ हो। तो सर मतलब जैसा आप अपने मकान पर झंडा फहरा रहे तो मकान की छत पे, गाड़ी पे फहरा रहे तो गाड़ी की छत पे, समझो मेरी बात को। जहाँ भी आप फहराना चाह रहे अपने से ऊंचे स्थान पर उसे फहरा सकते हैं। दूसरी बात, झंडा सबसे ऊपर कटा फटा न हो और अनादर न हो, अर्थात जैसे सड़क पर पड़ा झंडा तो उसका ऐसा अनादर नहीं होना चाहिए, झंडा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस झंडे के विषय में उन्होंने दिए। जैसे और क्या बताऊं, चलो सुनो बात ध्यान से। झंडा जैसे फहराएंगे तो वो हम शाम के टाइम नहीं फहरा सकते, ये भी बात सुनो, मैं आपको और बता दूंगा जो इसमें नहीं लिखा मैंने। झंडा हम शाम के टाइम में झंडा नहीं फहरा सकते, अर्थात अंधेरे में हम झंडा नहीं फहरा सकते। हालांकि एक बार ऐसा हुआ है, एक टूर्नामेंट के दौरान, क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान झंडा फहराया गया था शाम के बाद, लेकिन वो विशेष तरीके से, कैसे, इतनी रोशनी होनी चाहिए कि फिर ऐसा ना प्रतीत हो कि यहाँ रात हुई है, तब झंडा फहरा सकते हैं रात को भी, समझे ना। वैसे तो मना किया है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थिति है तो फहराने के लिए फिर वो चीज़ दी गई है, समझ गए भाई। ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी, नहीं बताई कहाँ, बिल्कुल अभी ये बताऊंगा आपको। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, भाई यहाँ से प्रश्न आएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ के भी और राज्य के भी, दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। संघ के भी और राज्य के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, समझ गए ना। फिर प्रांतीय समिति बनाई गई। देखो, जब मैं आपको बताऊं, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो फिर जो स्टेट की विलय हुई थी, राज्य को विलय करने की जो नीति हुई थी, उस पर बड़ा तामझाम चला, वही बताऊंगा अभी आपको। प्रांतीय समिति सरदार पटेल ने, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल ने, नियम में विधि कानून ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भाई एक सवाल ना यहाँ से आएगा, ऐसा ही मैं कन्फर्म, इतने पेपर होगा ना, मिल लियो मेरे से आके, क्वेश्चन मैच खाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब बात आई कि इसका तरीका क्या हुआ, चलो मैं आपको बताऊं। जैसे ही आप थोड़ा भारत के नक्शे पर आ जाओ, मेरे पास यहाँ फिलहाल तो मैप है नहीं, क्योंकि मैप तो है लेकिन मैं फिलहाल डाल नहीं सकता, एडिटिंग का इतना बड़ा सिस्टम नहीं है भाई। तो जैसे ही मैं आपको बता दूं, चलो थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, जैसे भी बनेगा यहीं पे से तैयार करते हैं। एक सेकंड, चलो मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको अच्छे से समझाने की। ड्राइंग ख़राब है तो ड्राइंग को देख कर बच्चों ज़्यादा सोचना मत, ठीक है ना, जैसा बना दिया। अब ध्यान दो सर, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा भाई साहब। जो भारत, पहली तो बात, संविधान में कहीं भी भारत का जो भारत है, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, वो कंट्री के शब्द के रूप में प्रयोग नहीं हुआ, राज्य के शब्द के रूप में प्रयोग हुआ। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब सर जब भारत बना तो सिर्फ भारत के पास ये 2-4 राज्य थे जो भारत कहलाए, बाकी सब 565 रजवाड़े थे। रजवाड़े का अर्थ है राजा महाराजाओं का शासन था। 565 जगह, चलो कितनी जगह, 565 जगह। ऐसे ही वो नहीं बना, बहुत मशक्क़त से। मैं सबसे बड़ा आपको बता दूं, सरदार पटेल की सबसे बड़ी भूमिका है, सरदार पटेल। भाई साहब अब बात को सुनो ध्यान से, एज ए स्टोरी। 565 रियासत थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि सरदार पटेल जी 564 आप संभालो, एक रियासत को मैं विलय करता हूँ।
अर्थात 564 रियासतें दे दी किन्हें, किन्हें दे दी? सरदार पटेल जी को। एक ले ली खुद, कह लेंगे मैं जम्मू कश्मीर को विलय करूँगा इसमें, और बाकी जो यहाँ गुजरात की थी, ये थी इधर, सब ये आपको करनी भाई साहब। तो पंडित जवाहरलाल कहते हैं, ये पंडित जवाहरलाल कहते हैं सरदार पटेल को ये शब्द। सरदार पटेल जी ने कहा ठीक है जी मैं कर लूँगा। तो भाई साहब पहले हम बात करेंगे अपने सरदार पटेल जी की। सरदार पटेल जी यहाँ से शुरू हुए, राजस्थान के साइड से। इन्होंने, इनके साथ एक व्यक्ति और थे, वीपी मेनन, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा इस चीज़ में, वीपी मेनन साहब का। अब इन्होंने करा क्या वो सुन लो बात को। ये जाते हैं, इधर पाकिस्तान भी बना हुआ था, क्योंकि 1947 के बाद की बात है, 1947 के बाद की बात है, ठीक है। बात क्या है, जाते हैं कि आप विलय नीति में आ जाइए। विलय नीति मतलब आप हमारे भारत में आ जाइए। अब भाई साहब ये सब के सब हिंदू राष्ट्र थे। हिंदू राष्ट्र मतलब यहाँ हिंदू की आबादी अधिक थी, तो इन्हें लगा कि नहीं भाई बात ठीक है। उसके बाद ये आ गए, इधर से ये भी आ गए। हैदराबाद, अपना हैदराबाद, मैं आपको मेरी बात सुन लो, हैदराबाद ने मना कर दी, भाई साहब मैं तो अपना अलग देश बनाऊंगा। तो हैदराबाद, ये सब निज़ाम थे बाबू, 565 निज़ाम थे, रियासत निज़ाम ही की चीज़ें। हैदराबाद के निज़ाम ने मना कर दी कि मैं नहीं आऊँगा भाई। तो पहले पटेल जी ने, ओह माय गॉड, नक्शे मिट को भाई हमारा। तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं। हैदराबाद वालों ने भाई मना कर दी, ठीक है ना, कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो युद्ध हुआ 4 दिन तक। 4 दिन के बाद हैदराबाद के निज़ाम ने घुटने टेक दिए, कह लगे ठीक है सर, और उन्हें भारत में विलय कर लिया गया। बहुत सारे राज्यों के साथ ऐसे ही समस्या बनती रही, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने वीपी मेनन के साथ, सरदार पटेल जी ने वीपी मेनन के साथ विलय कर लिया भारत में। भाई साहब बच गए जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान भी चाहता था कि मैं भी, मुझे मिल जाए, ठीक है ना, पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर मुझे मिल जाए। अब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने मना कर दी भाई कि भाई हम तो अपना अलग ही बनाएंगे, हम तो अपना अलग ही बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पे अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है, इस वाले हिस्से पे लगभग इतने में। वो क्या हुआ था वो सुन लो बात। तो भाई साहब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फ़ोन किया कि सर आप जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लीजिए। हरि सिंह ने कर दी मना, ना भाई मैं तो अपना अलग बनाऊंगा। क्यों कर दी? उन्हें डर था, ठीक है ना। क्योंकि डर क्यों था? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की और जिन्ना की पक्की यारी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा इधर और जिन्ना बैठा उधर, तो इन्हें डर था कि कहीं हम पाकिस्तान को ना सौंप दें। अब हुआ यूँ, एक रात 8 बजे के आसपास राजा हरि सिंह को पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में, उधर उसमें जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साइड से घुसपैठिए घुस गए हैं और उन्होंने अपना कब्जा करना शुरू करते हैं। उन्होंने इन्हें फ़ोन किया कि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि मैं भारत को मैं जम्मू को भारत में विलय करना चाहता हूँ। नहीं भाई, शुरू में नहीं, उन्होंने शुरू में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा शुरू में कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है हम रक्षा करेंगे, आप भारत में विलय कर दो। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी सिर्फ आप मेरी रक्षा करो। ठीक है भाई। उसके बाद भी उन्हें रक्षा करी। यहाँ पे उन्होंने अपनी आर्मी हमारी खड़ी कर दी। उसके बाद जो पाक के पास था वो पाक के पास ही रह गया, और वो जो हमारे पास था वो हमारे पास है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब चलो, अब राजा हरि सिंह की मैं आपको बात बताऊँ। राजा हरि सिंह जी को थोड़ा लगा कि हाँ भाई थोड़ी दिक्कत नहीं है, अब ठीक है बात। राजा हरि सिंह जी विलय करने को तैयार नहीं हुए, और विलय करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी। ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1937 को राजा हरि सिंह दिल्ली पहुंचकर जम्मू कश्मीर भारत के अंदर 24 अक्टूबर 1947 के तहत, और ये विलय नीति थी भाई। ठीक है ना। लेकिन कुछ शर्तें थी भाई उनकी। 1951 में दिल्ली में मीटिंग हुई, शेख अब्दुल्ला महाराज हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू में कश्मीर का संविधान बनाया। ठीक है। इन्होंने कश्मीर का संविधान बनाने में 5 साल खा गए। और भाई संविधान बनाया क्या वो सुन लो। संविधान तो बनाया 1956 में, 1956 में
कश्मीर का संविधान तैयार हुआ था बन के 1956 में, ठीक है ना। 51 में मीटिंग हुई थी और 56 में संविधान हुआ था। संविधान तैयार होने से जम्मू कश्मीर के सब नाराज़, अपने डॉक्टर अम्बेडकर नाराज़, ये तूने क्या कर दिया, भारत का संविधान अलग, जम्मू का संविधान अलग। आपने सुना होगा ना कि वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ हमारा झंडा भी नहीं फहराया जा सकता था, समझे ना। और राजा हरि सिंह वाले चल रहा था उनका काम धाम, तो था मसला बड़ा। ऐसे ही नहीं भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे हमारे एक हाथ नहीं संभला, ठीक है ना। और सरदार पटेल जी ने 564 रियासतों को अपने अंडर में लिया, जबकि इन पर जम्मू कश्मीर का मसला नहीं हल हुआ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। 1957 में बन गया आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का संविधान भारत में एकीकृत हो गया, अर्थात जुड़ गया। हालांकि जम्मू कश्मीर तब भी अलग ही था, पूर्ण रूप से विलय नहीं था, ये विलय नीति थी बस। कश्मीर का विधानसभा 6 वर्षों की होती है, हमारे यहाँ 5 की, वहाँ 6 वर्षों की होती है। फिर 2019 में राज्य पुनर्गठन नियम 1955वां संविधान संशोधन हुआ और आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को हटाया गया, जिसमें जम्मू केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब जम्मू जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख भी केंद्र ओटी है भाई, केंद्र शासित है। लद्दाख में भी सीएम नहीं है, चंडीगढ़ में भी सीएम नहीं है। जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ आपको एलजी मिलेंगे, अर्थात उपराज्यपाल। अब बच्चों आपके दिमाग में बात ये भी आई होगी कि सर केंद्र शासित प्रदेश की क्या ज़रूरत थी। अब सुन लो बात, केंद्र शासित प्रदेश में क्या है। केंद्र शासित प्रदेश में सारा मसला केंद्र के हाथ में होगा। दिल्ली है, सारा मसला केंद्र के हाथ में है, ठीक है। हालांकि अपने केजरीवाल जी भी जो वहाँ के सीएम हैं और चीज़ों को संभालते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा वे केंद्र के अंतर्गत, जो विशेष चीज़ें हैं, जो विशेष अधिकार है वो केंद्र को मिलेगा वहाँ, जो केंद्र ने पास कर दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी दबा के शेयर करो भाई, ठीक है ना। वीडियो कंटिन्यू ही दे दूँगा, लेकिन सब्सक्राइबर आप बढ़वाओ, चैनल को सपोर्ट करवाओ, तभी मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, बाय गाइस, दबा के मेहनत करो।